के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। बीस साल का शानदार सफर, राजनीति में सबसे ऊंचा मुकाम, देश से विदेश तक ग्लोबल पहचान, वर्ल्ड लीडर में नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, जिनका एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक भाषण जिनमें समाज को एक संदेश है, विकास का संकल्प भी है। 6 फरवरी 2011 को गुजरात के मेहसाणा में आयोजित चिंतन शिविर में मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है जब मैं को हम की शक्ति मिल जाती है। मैं को जितना हम विलीन कर सकें उतनी ही हम की गारंटी बन जाती है, और एक बार हम बन गए तो समस्याएं कम हो जाती हैं। इतने कंधे मिल जाते हैं समस्या को उठाने के लिए कि अपने आप रास्ता खुल जाता है। कभी किसी बूंद को ये विचार आ जाए कि मैं एक बूंद हूं, मैं सब कुछ हूं। कितना मेरा सौभाग्य है कि विष्णु के चरणों में जो कमल चढ़ता है उस कमल की पंखुड़ी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता है। मैं एक बूंद हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि किसी रूप सुंदरी के गाल पर मैं पड़ा हूं तो मैं शोभा में अभिवृद्धि कर देता हूं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि किसी के आंख के पंपण पे मेरी जगह मिल जाए तो मेरा एक शोभा का हिस्सा बन जाता हूं। इस अभिमान के साथ अगर वो बूंद जीता है और जैसे ही सूरज निकलता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वही बूंद समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वो एक कितनी बड़ी शक्ति का रूप धारण कर देता है, कितना बड़ा विराट रूप धारण कर देता है। और इसलिए बूंद होने का गर्व मुझे चाहिए कि समुद्र बनने का गर्व होना चाहिए। जो मैं को मिटा देता है उसमें समुद्र बनने की संभावना रहती है, जो मैं को नहीं मिटा सकता उसकी समुद्र बनने की कोई संभावना नहीं रहती। और हर बूंद में समुद्र की संभावनाएं निहित पड़ी होती है। आवश्यकता है पहचान की। क्या मैं हूं? मेरे भीतर भी वो विराट समुद्र का रूप भरा पड़ा है। अगर मेरे भीतर वो रूप पड़ा है तो मैं समुद्र के अस्तित्व का अंगीकार कर सकता हूं और मैं समुद्र में विलीन हो सकता हूं। 5.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगियों का इतना बड़ा समुद्र, मैं उसका एक हिस्सा क्यों न बनूं, मैं उसका एक साथी क्यों न बनूं। अगर मैं साथी बनता हूं तो मैं स्थितियों को पलट सकता हूं। हम गुड गवर्नेंस की चर्चा करते हैं, सही कदम, सही उद्देश्य और निर्धारित परिणाम, इन 3 चीजों को हमने पकड़ लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि हम गुड गवर्नेंस के पैरामीटर में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, कभी कोई सवाल नहीं आएगा। और दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कानूनों से ही अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे कानूनों से ज्यादा अच्छे लोगों से अच्छा काम ज्यादा होता है। और इसलिए हम कानून की परिधि में ही सोचते रहेंगे, उसकी मर्यादा में सोचते रहेंगे तो शायद कानून के शब्दों के इधर उधर करते रहेंगे लेकिन परिणाम नहीं दे पाएंगे। हम अच्छेपन से, अच्छे उद्देश्य से, अच्छा करने के इरादे से अगर कुछ करते रहेंगे तो अब मैं मानता हूं कानून अपने आप में उसकी मर्यादाओं को हमारे साथ जोड़ करके रखेगा, हमें मर्यादाओं के बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन अच्छा अपने आप होता रहेगा। तो वहीं 3 मार्च 2012 को एमपी के इंदौर में अपनी स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी ने राज्यों के विकास और व्यवस्थाओं पर जोर दिया और साथ ही राज्यों की विशेषताओं को स्वीकारने की भी बात कही। मतलब ये जो भारत की विशेषता है, व्यवस्था के तहत हम राज्यों की रचना में कार्यरत है, लेकिन भारत वो एक और असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। यह देश एक ऑर्गेनिक एंटिटी है।
अगर कश्मीर में कुछ होगा तो पीड़ा इंदौर में होगी ही होगी। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी तो जाब्वा में अगर खबर पहुंचेगी तो जाब्वा में भी चिंता फैलेगी। एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की गई है, एक ढांचा बनाया गया है, और जब तक हम इस राष्ट्र के इस एकात्म भाव को नहीं जानते तब तक भारत की भक्ति का रास्ता क्या हो, भारत के विकास का रास्ता क्या हो, प्राथमिकताएं कौन सी हो, इसमें कभी कभी उलझनें पैदा हो जाती है। हम राज्यों की अहमियत को नहीं स्वीकार करेंगे। भारत जैसे देश में राज्यों की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करेंगे और उन विशेषताओं को पनपाने की कोशिश नहीं करेंगे तो विविधता में एकता वाला ये देश, हम उसको एक ढांचे में नहीं ढाल सकते। मित्रों, अमेरिका में लॉस एंजलिस से निकले और न्यूयॉर्क तक जाएं, पूरा अमेरिका काट के चले जाएं, हर 20 किलोमीटर पिज्जा हट चल सकता है। एक ही रेडीमेड फॉर्मूला से बना हुआ पिज्जा वहां चल सकता है। हमारे यहां नहीं चल सकता है। वो तमिलनाडु से इडली से शुरू करेगा, इंदौर आते आते पोहा खाना शुरू कर देगा। हर 20 किलोमीटर पर नई वैरायटी वाला देश है भाई। आप उसको इस प्रकार के रेडीमेड चीजों में बांध नहीं सकते। यहां का खान पीन, यहां का पहरवेश एक अपनापन है, एक ऐसा गुलदस्ता है भारत मां का। 120 करोड़ फूल इसके अंदर खिल रहे हैं, पनप रहे हैं। उसको एक ही ढंग से ढालने की कोशिश, भारत की आत्मा को नोच डालेगी भाई बहनों। भारत की एकता और अखंडितता के लिए भारत के संघीय ढांचे के लेटर एंड स्पिरिट को बरकरार रखना यह समय की मांग है। आज वो जमाना नहीं है कि एक ही पार्टी की सब सरकारें चलती है। हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इन सब प्रकार के राजनीतिक विचारों को देश की एकता के लिए संभालना है तो आपके लिए संघीय ढांचे को बरकरार रखना ये समय की मांग है। वहीं 19 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में सद्भावना मिशन के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और सबका विकास मेरा मंत्र है। भाइयों बहनों, किसी ने कल्पना नहीं होगी कि ये सद्भावना मिशन का एक कार्य, विचार न सिर्फ गुजरात को, पूरे देश को आंदोलित कर देगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या कारण है? पूरे देश में सद्भावना मिशन आखिर मोदी क्या करना चाहता है, गुजरात क्या करना चाहता है, इस पर चारों तरफ एक जिज्ञासा, एक अपनापन, एक लगाव। क्यों? मित्रों, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं। हमने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि कहीं सिंहासन पर बैठने के कोई सपने थे। लड़कपन में घर छोड़ा था। एक सपना लेकर के छोड़ा था। किसी दुखियारे के काम आए।
ये जिंदगी देश के लिए काम आ रहे हैं। ये तन मन पल पल अपने लिए नहीं, औरों के लिए हो। और ये राजनीति से नहीं होता है, मां भारती की भक्ति से होता है। दुखियारों के दर्द को जब देखते हैं तब होता है, तब पीड़ा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखने की जरूरत नहीं है। हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की जरूरत नहीं है। राजनीति से भी ऊपर राष्ट्र नीति होती है भाइयों, राष्ट्र नीति। 11 सितंबर 2011 को गांधीनगर में आई क्रिएट की लॉन्चिंग के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का युवा अगर संकल्प ले तो पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। राज्य का यह दायित्व बनता है कि नौजवानों के पास जो सोच है, जो सपने हैं, उसको पनपने के लिए कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी शक्ति का परिचय विश्व को करा सके। दोस्तों, आपने आपके सपनों को ऐसा कोई स्थान मिल जाए, आपके विचारों को पनपने का अवसर मिल जाए, इसलिए ये आई क्रिएट का जन्म हुआ है। मित्रों, अगर भारत की ओर देखा जाए, हजारों साल की हमारी पुरातन संस्कृति को देखा जाए और पूरे विश्व के मानचित्र के संदर्भ में देखा जाए, तो कभी कभी लगता है कि यह देश सदियों से, सहस्त्रों वर्ष से यह देश अपने आप में एक इंक्यूबेशन सेंटर था। पूरा देश एक इंक्यूबेशन सेंटर था, जो नए विश्व के लिए नई व्यवस्थाएं देता रहा। सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, ये हमारे पूर्वज देके गए। आज भी फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन दुनिया को हमारा कितना बड़ा नजराना है। विश्व को लगता है क्या कारण है इतने घात हुए इस देश पर, उसके बाद भी ये यहां की चीज, पुरातन संस्कृति वैसी की वैसी जिंदा है। क्या कारण है? जवाब मिलता है हमारे पूर्वजों के उस इंक्यूबेशन सेंटर से फैमिली लाइफ नाम की जो व्यवस्था ने जन्म लिया था, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया इंटैक्ट है। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में जब चुनाव होता है, पिछले 50 साल से जितने चुनाव हुए, सब चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक वादा करते हैं अमेरिका में। वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फैमिली वैल्यूज को फिर से पुनर्जीवित करने का वादा करते हैं। ये अमेरिका के जीवन की बहुत बड़ी अपेक्षा और मांग रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर से विश्व को सपना दिया। कोई कर पाया, कोई करना चाहता है, कोई नहीं कर पाया, लेकिन सामर्थ्य का अनुभव सब करते हैं। मित्रों, हम ही तो लोग हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने जीरो दिया,